आप चाहे इंडिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, एक टेक्निक है जिसका यूज करके आप उसी प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो। देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान को ये लगता है कि उसने अगर कोई बड़ी डिग्री नहीं ली या फिर उसके पास कोई खानदानी पूंजी यानी कि जनरेशनल वेल्थ नहीं है तो फिर वो कभी अमीर नहीं बन सकता, जबकि ऐसा नहीं है। आप चाहे नीट, जेईई, सीए जैसे कोई प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर कोई भी डिग्री ही न रखते हो, चाहे कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस ओन करना चाहते हो, चाहे कोई आर्टिस्ट हो या फिर कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना बनना चाहते हो, इन सब जगहों पर अमीर बनने का एक टेक्निक यूज होता है। एक गांव के मामूली किसान ने उसी टेक्निक को यूज करके 80,000 करोड़ की कंपनी बना दी। एक 14 साल के लड़के ने $900 मिलियन का स्टार्टअप बना दिया। एक आम डॉक्टर ने $3 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया और एक मिडिल क्लास लड़के ने मात्र 25,000 लगा के पूरे 4,000 करोड़ की कंपनी बना दी। इन सब केस स्टडीज के थ्रू हम वो टेक्निक समझेंगे जो कि कोई क्लिकबेट या फिर इरेशनली इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है, बल्कि एक जेन्युइन, प्रैक्टिकल और इंस्टेंटली एक्शनेबल कंसेप्ट है जिसका नाम है लेवरेज। अब ये लेवरेज आखिर क्या चीज है और आप चाहे जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, इसे कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, इसका एक प्रॉपर क्लियर कट रोड मैप हम इस 4 महीनों से ज्यादा की मेहनत से तैयार हुई वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसकी डिमांड काफी समय से हो रही थी। और साथ ही आपके लिए 2 छोटे गिफ्ट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा लेवरेज की इस इनफाइनाइट पावर से, जिसका यूज करके अभी कुछ साल पहले इलाहाबाद के 12th पास लड़के ने 23,000 करोड़ की कंपनी बनाई है। जी हाँ, बात 2004 की है। एक गरीब परिवार के एक छोटे से लड़के के पैरों तले जमीन तब खिसक गई थी जब उसके पिता को हुए घाटी की वजह से उनका घर बिक गया था। उन्हें फैमिली सहित एक स्लम में शिफ्ट होना पड़ा। पिता जैसे तैसे चंद पैसों के जुगाड़ में लगे हुए थे कि उसकी माँ ने भी जॉब ढूंढनी शुरू करी और सिर्फ 4,000 रुपए महीने की जॉब बुक करने लगी। महज 8वीं क्लास के उस बच्चे को ये समझ आ गया था कि उसका बचपन अब खत्म हो चुका है। उसने भी घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए अपने से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक पुरानी साइकिल थी उसके पास जिससे वो मोहल्लों में पढ़ाने जाता और जो भी पैसे जुटते उन्हें लाकर अपनी माँ को देता। उसका सपना तो ये था कि वो बड़ा होकर एक्टर बने, पर इन जिम्मेदारियों के बीच वो सपना दब गया और उसे पढ़ाने में ही मजा आने लगा। बच्चे भी उसके पढ़ाने के तरीके से काफी खुश थे। इसी तरह जैसे तैसे करके दिन कट रहे थे। उसके पढ़ाने की लगन को हर कोई जान गया। एक बार जब वो खुद 11th में था, एक कोचिंग वाले ने उसे बुलाया और कहा कि उनका मेन टीचर कुछ हफ्तों की छुट्टी पर है, तुम इन बच्चों को पढ़ा लो। जब उसने कहा कि वो तो बस 11th का स्टूडेंट है, तो कोचिंग ओनर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम ये बताएंगे कि तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अभी कुछ क्लासेस लेने आए हो। उसने वो क्लासेस ली और उसमें उसे बड़ा मजा आया, पर उसके पिता उसके इस पार्ट टाइम जॉब से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा इंजीनियर बने और घर की गरीबी दूर करे। इसलिए उन्होंने लोन लेकर इसका एडमिशन कानपुर के हारकट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करा दिया। वो लड़का मन मारकर इंजीनियरिंग करने चला तो जाता है, पर उसका दिल टीचिंग में ही रह जाता है। वहाँ कॉलेज में भी वो शाम को फ्री होकर बच्चों को पढ़ाने लगता है और एक दिन 3rd ईयर के दौरान वो डिसाइड करता है कि अब उसे और इंजीनियरिंग नहीं करनी, बल्कि अब वो अपना पैशन जो कि टीचिंग थी उसको फॉलो करेगा और उसी में बहुत बड़ा आदमी बन के दिखाएगा। ऐसा टीचर बनेगा जो पूरे इंडिया के बच्चों की तकदीर बदलेगा। पर ये बड़े बड़े सपने तो बात की बात थे। उस वक्त तो खाने के लाले पड़े हुए थे, लोन की किस्तें अलग चल रही थी। तो वो एक कोचिंग में जॉब मांगने जाता है जहाँ उसे बच्चों के डाउट सॉल्व करने के लिए 15,000 रुपए महीने की सैलरी पर रख लेते हैं। वो भी सोचता है कि चलो कम से कम 5,000 रुपए में किस्तें चुक जाएंगी और 10,000 में घर चल जाएगा। समाज के लोग भगोड़ा का ताना तो नहीं मारेंगे, पर उसे क्या पता था कि उसकी ये प्लानिंग ख्याली ही रह जाएगी और वजह बनेगी उसका टैलेंट। जी हाँ, वो इतने ज्यादा अच्छे से बच्चों के डाउट सॉल्व करने लग जाता है कि बच्चे मेन क्लासेस में पढ़ने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि नए सर ने हमें सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अब कोचिंग के ओनर जो कि खुद फिजिक्स के टीचर थे, उन्हें ये बात बहुत खटकती है। वो तुरंत उस लड़के को कोचिंग से निकाल देते हैं और वजह भी क्या देते हैं कि तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हो, सिर्फ 12th पास हो। और बच्चों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। उसका दिल बैठ जाता है। अपनी दीदी को फोन करके वो बहुत रोता है। इसके बाद और भी कई जगह वो ट्राई करता है, पर कहीं बात नहीं बनती। हर कोचिंग से रिजेक्शन ही मिलता है। फिर आखिर में वो इलाहाबाद में एक पुराना सा कमरा किराए पर लेता है और उसमें ही बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। कैसे भी करके उसे पैसे जमा करने थे जिनसे लोन भरना था और घर पे भी कुछ अमाउंट देना था। उस वक्त तो हालत ये थी कि रोज सुबह जब वो स्प्लेंडर से कोचिंग पढ़ाने जाता था तो उसके मन में ये डर रहता था कि कहीं आज इसका पेट्रोल रास्ते में खत्म ना हो जाए। इनफैक्ट वो स्प्लेंडर भी उसकी नहीं थी, एक दोस्त से मांगी हुई थी। उधर बच्चों को उसका पढ़ाने का तरीका बड़ा पसंद आने लगता है। वो लोग इतने ज्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं कि कुछ ही महीनों में उनके यहाँ स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती है। कमरा खचाखच भर जाता है। वो दिन भर अलग अलग शिफ्ट्स में क्लासेस लेने लग जाता है, पर फिर भी और बच्चे आए ही जा रहे थे जिनको उसे वापस करना पड़ रहा था। 2 साल ऐसे ही पढ़ाते बीत गए। तीसरे साल यानी कि 2016 के एंड में उसके असिस्टेंट ने कहा कि सर अगले साल तो और भी ज्यादा बच्चे आएंगे। इस पर इस लड़के ने जवाब दिया कि अगले साल तो कोचिंग ही नहीं होगी। असिस्टेंट के होश उड़ जाते हैं। वो ये समझ ही नहीं पाता कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये लड़का ये समझ चुका था कि वो अगर ऐसे ही पढ़ाता रहा तो एक साल में 100, 200, 500, ज्यादा से ज्यादा 1,000 बच्चों को पढ़ा पाएगा। पर उसका सपना तो इससे कहीं
कहीं ज्यादा बड़ा था। वो तो ये सोच के चल रहा था कि उसको लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलनी है और उसके लिए जरूरी था कि वो एक ऐसे मीडियम में जाए जहाँ वो एक बार पढ़ाए और लाखों बच्चे उसे देख सकें, और वो मीडियम था यूट्यूब। अब दिन में 6 क्लासेस लेने की बजाय वो 6 घंटे मेहनत करके 40-45 मिनट का एक वीडियो बना के उसे यूट्यूब में अपलोड करने लग जाता है। पहला वीडियो उसने डाला, 0 व्यूज आए, दूसरा वीडियो डाला, फिर 0, तीसरा, चौथा, ऐसा कर करके वो रोज वीडियोस डालता रहा। पर फिर भी पूरे 1 साल की मेहनत के बावजूद उसके सब्सक्राइबर हुए थे महज 10,000 और अर्निंग हुई थी सिर्फ 8,000 रुपए। राह तो ये भी मुश्किलें थी, पर उसकी फितरत भी कब आसान रास्ते चुनने वाली रही थी। वो अपने लेक्चर वीडियोस पर और भी मेहनत करता गया, पर फिर भी सालों तक दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उसके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग्स उसने कर रखी थी वो भी अब खत्म होने को आ जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जिस 8x10 के कमरे में व्हाइट बोर्ड लगाकर वो ये वीडियोस बना रहा था, उसका किराया देना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता है और एक दिन ये भरोसा रंग लाता है। उसका वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कोटा, रायपुर, देश के कोने कोने से बच्चे उसके फैन बन जाते हैं। अपने लेक्चर्स की जगह उसके वीडियो से पढ़ने लग जाते हैं। मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स उसके चैनल को सब्सक्राइब करने लग जाते हैं, जिसका नाम उसने रखा होता है फिजिक्स वाला। जी हाँ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी और किसी की नहीं बल्कि खुद मिस्टर अलख पांडे की है, जिन्होंने बाद में इस यूट्यूब चैनल के साथ साथ अपना ऐप भी बनाया, जो कि बहुत कम फीस और हाई क्वालिटी की वजह से मैसिव हिट साबित हुआ। आज के डेट में उन्होंने पूरे इंडिया के एजुकेशन सेक्टर को हिला के रख दिया है। करोड़ों स्टूडेंट्स उनके ऐप से पढ़ते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले उन्होंने सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग उठाई है, जिसके बाद उनकी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ के पूरे $2.8 बिलियन हो गया है। जो अलख पांडे ने इवेंचुअली यूज किया उसे ही लेवरेज कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक ऐसा टूल जिसे यूज करके आप एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा आप उतने ही ज्यादा पैसे कमा पाओगे। जोमेटो, स्विगी के आने के पहले रेस्टोरेंट्स लिमिटेड एरिया के कस्टमर्स को ही खाना फीड कर पाते थे, अब वो पूरे शहर को खाना बेच पा रहे हैं। ओला, उबर की वजह से ड्राइवर्स को कस्टमर्स के लिए नहीं भटकना पड़ रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओयो, सबकी यही कहानी है। सब ने इंटरनेट को लेवरेज किया है। ह्यू लॉरी को आपने डॉक्टर हाउस में देखा होगा, जो कि हॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर सीरीज है। इसमें उन्होंने एक जीनियस डॉक्टर का किरदार निभाया है। पर क्या आपको पता है कि ह्यू के जो फादर हैं वो एक एक्चुअल डॉक्टर हैं। ह्यू ने एक बार कहा था कि उनको बहुत बुरा लगता है कि वो डॉक्टर होने की नकली एक्टिंग करते हैं और उन्हें उनके फादर से 100 गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो कि एक्चुअल में लोगों की जान बचाते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि ह्यू जो काम कर रहे हैं वो नेटफ्लिक्स और इंटरनेट के डिस्ट्रीब्यूशन की लेवरेज की वजह से करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। ये है लेवरेज की पावर। अब सवाल ये आता है कि हम यानी कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन इसे अपने प्रोफेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर रोड मैप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास यूथ है वो मेनली इन 4 में से किसी एक कंडीशन में फंसा हुआ है। पहले तो वो लोग जो नीट, जेईई, सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं या इनको परस्यू कर रहे हैं। इनको शुरू से ये सिखाया गया है कि बेटा डिग्री लेते जाओ, टेस्ट में टॉप करते जाओ, एग्जाम्स फोड़ते जाओ, अपने आप अमीर बन जाओगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो प्रोफेशनल कोर्सेज ना करके कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं और फैमिली बैकअप की वजह से उनके पास इसके लिए थोड़े बहुत फंड्स भी हैं। और तीसरे टाइप के लोग हैं वो जो कोई प्रोफेशनल कोर्स भी नहीं कर रहे और उनके पास बिजनेस करने के लिए पूंजी भी नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का मैक्सिमम यूथ इसी सिनेरियो में फंसा हुआ है। मेहनती वो बहुत है, स्मार्ट और डेयरिंग भी हैं, बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बिना पैसे या डिग्री के आखिर ऐसा क्या करें कि अमीर बन सके। इस वीडियो का मेन पर्पस उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो कि हम आगे करेंगे। और चौथे कंडीशन में है वो लोग जो ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं दे रही, बट घर की जिम्मेदारियों और ईएमआईज की वजह से वो उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें पता तो है कि वो इस नौकरी में फंसकर कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है एक एम्बिशियस इंसान के लिए। आप चाहे किसी भी कंडीशन में फंसे हुए हों, अगर आपको मिडिल क्लास की गरीबी के बैरियर को तोड़ना है तो आपको लेवरेज का यूज करना ही पड़ेगा। इन चारों ही कंडीशन में कुछ अलग अलग तरह के लेवरेजेस यूज होते हैं, जिन्हें हम अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप चाहे किसी भी कंडीशन को बिलोंग करते हो, आप वीडियो को पूरा देखना ताकि सारे लेवरेजेस अच्छे से समझ सको, क्योंकि इन सब की जरूरत आपको आगे लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर पड़ेगी और वहां आप इस नॉलेज के दम पे बाजी मार जाओगे। साथ ही एक मामूली से लड़के के मात्र 25,000 यूज करके 4,000 करोड़ का ब्रांड बनाने, एक गांव के गरीब किसानों के द्वारा 80,000 करोड़ का बिजनेस तैयार करने, ट्रेजेडी की वजह से हमारे देश से सबसे पहले हॉस्पिटल चेन की शुरुआत होने जैसी कई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और इन्फिनिटली इंस्पायरिंग स्टोरीज आने वाली है इस वीडियो में, जो कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझा देंगी। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि नीट, जेईई, सीए जैसे कोर्सेज या तो कर रहे हैं या फिर उनकी तैयारी कर रहे हैं। ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, जहां हम खुद लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं। बट इनमें एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जिस वजह से इनमें कमाई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं पाती, और वो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं हम खुद। देखिए, एक डॉक्टर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स ही देख सकता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सर्जरीज कर सकता है। एक टीचर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट
ब्रांड को ही बढ़ा सकता है। एक लॉयर एक लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस पर ही फोकस कर सकता है। ये लोग चाहकर भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान की कैपेसिटी हमेशा लिमिटेड होती है। इस सेक्टर में रहकर अगर आप बेतहाशा अमीर बनना चाहते हो तो फिर उसके 2 स्टेप्स होते हैं, और उन दोनों में ही 2 अलग अलग तरह के लेवरेजेस यूज होते हैं। अभी समझते हैं दोनों को। सबसे पहले तो जब आप इस सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आओगे तो उस वक्त आपके सामने लिमिटिंग फैक्टर होगा कस्टमर इनफ्लो का, यानी कि आपके पास समय तो है बट कस्टमर नहीं है। इस फेज में आपको हेल्प करेगा पर्सनल ब्रांडिंग का लेवरेज। डॉक्टर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट, रियल्टर, ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है आज के डेट में जो कि पर्सनल ब्रांडिंग पर एफर्ट नहीं कर रहा हो। और आज पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हम सभी के पास एक बहुत पावरफुल टूल आ गया है, सोशल मीडिया। अलक पांडे का जो एग्जांपल हमने अभी देखा उसमें भी सबसे बड़ा फैक्टर उनके पर्सनल ब्रांड का ही था। जो कनेक्शन उन्होंने बच्चों के साथ अपने शुरुआती वीडियोस के थ्रू बनाया वही आगे चलकर एक्सपोनेंशियली एम्पलीफाई हुआ। रवि केवल रमानी एक मुंबई बेस्ड प्रॉपर्टी ब्रोकर है जिनके रील्स आपने देखे होंगे। रील्स में ही अपने घरों को शोकेस करके वो लाखों लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और उनको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी जो कि एक आई सर्जन है, उनके कई वीडियोस वायरल हैं। रेस्टोरेंटर्स, आर्किटेक्ट, होटेलियर, जाने कितने प्रोफेशनल हैं जो कि सोशल मीडिया पर कंटेंट डालकर अपना मैसिव ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं। और सिर्फ डिग्री ही नहीं, बिना डिग्री लिए भी अगर आप सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हो तो आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ही चाहिए। अब इन सर्विस बेस्ड सेक्टर के लोगों के अमीर बनने का सेकंड स्टेप डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आपने अपना ब्रांड इतना बड़ा बना लिया कि आपका पूरा अवेलेबल टाइम कस्टमर से फिल होने लगा तो फिर आपके सामने एक फ्लैश इशू आएगा। आप चाह कर भी अपनी अर्निंग्स नहीं बढ़ा पाओगे। कस्टमर्स तो खड़े हैं पर आप उनको सर्विस नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर फिर अप्लाई होता है डिमांड एंड सप्लाई का नियम। बिकॉज ऑफ योर पर्सनल ब्रांड आपकी डिमांड तो बढ़ चुकी है, बट चूंकि आप ह्यूमन हो और आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, इसलिए आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवेंचुअली आप फीस बढ़ाओगे, बट उसका भी एक सीलिंग है, क्योंकि अगर आपने जरूरत से ज्यादा फीस बढ़ा दी तो आपका कॉम्पिटिशन आपके कस्टमर्स ले जाएगा। अब यहाँ एक इक्विलिब्रियम सेट होगा, आपके बढ़े हुए कस्टमर, बढ़ी हुई फीस और कस्टमर्स के लिए दूसरे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी का। हाँ, जब तक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब तक तो आप राजा हो। इनफैक्ट पहले यही होता भी था। हर टाउन में एक डॉक्टर, एक सीए, एक लॉयर हुआ करते थे। सारे कस्टमर्स उन्हीं के पास लाइन लगाते थे। ना किसी पर्सनल ब्रांडिंग की नीड थी, ना ही किसी कंपटीशन का डर था। और यही वजह है कि आपके पेरेंट्स ने आपको नीट, जेईई या सीए का प्रिपरेशन करने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे हैं और अभी भी वो दिन उनके दिमाग में इम्प्रिंटेड हैं जब इन प्रोफेशनल्स की ग्रोथ और अर्निंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती थी। पर अब दिन बदल चुके हैं। पिछले 10 सालों में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 2 गुनी हो गई है और आने वाले कुछ सालों में 75,000 से ज्यादा सीट्स ऐड की जाने वाली हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक्सपोनेंशियल सीट इंक्रीज का पता तो सभी को है। सीए, लॉयर्स, होटेलियर्स, आर्किटेक्ट, हर एक प्रोफेशन में क्वालिफाइड लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये सिचुएशन हमारे देश के लिए तो बेनिफिशियल है, बट एज ए इंडिविजुअल प्रोफेशनल ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतनी कम अर्निंग होगी। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपटीशन से कभी डरना नहीं है और इसलिए हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, एंटरप्राइज बना के मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन के लेवरेज को यूज करने का। आप अपने साथ अपनी प्रोफेशन के लोगों को रख सकते हो और एज ए टीम वर्क कर सकते हो, जिसके ऑब्वियसली यू विल बी द लीडर। इसके 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि आप सारे कस्टमर्स को सर्व कर पाओगे और दूसरा आप अपना कंपटीशन भी नलीफाई कर दोगे, क्योंकि जो इंसान आपसे कम्पीट करने वाला था उसे तो आपने अपने साथ ले लिया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पहले तो एक प्रोफेशनल डिग्री ली, फिर उसे ही बिजनेस में कन्वर्ट करके तमाम तरह के लेवरेजेस का फायदा उठाया। पर उनमें से एक कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक डॉक्टर ने एक ट्रेजेडी की वजह से ऐसा कदम उठाया कि उसके बाद पूरे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम ही बदल गया। साथ ही लेवरेजेस को कैसे यूज किया जाता है उसका भी मास्टर क्लास है ये एग्जाम्पल। बात 1960s की है, जब चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर प्रताप रेड्डी नाम के एक यंग बट होनहार स्टूडेंट ने अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करी और आगे की पढ़ाई करने के लिए US चले गए। उन्होंने वहाँ कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और वहीं नौकरी भी करने लगे। पेमेंट जो मिल रही थी वो ठीक ठाक तो थी, पर इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुआ जा सके। उनको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इंडियन हेल्थ केयर उस समय बहुत ही इनिशियल स्टेज में है और यहाँ आकर वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मन में ये भी सोच थी कि इस तरह का रिस्क लेने की बजाय जो US में उनकी स्टेबल जॉब है उसी को कंटिन्यू किया जाए। आखिर उनके ऊपर अपनी वाइफ के साथ 4 बेटियों की भी जिम्मेदारी थी। इस डिलेमा में वो फंसे ही हुए थे कि एक दिन उनके पिता का लेटर आया और उन्हें अपनी उधेड़-बुन का जवाब मिल गया कि पिता ने ये इच्छा जताई थी कि घर वापस आकर वो अपने लोगों के लिए कुछ करें। बस फिर क्या, डॉक्टर प्रताप ने अपनी वाइफ को मनाया और फौरन इंडिया वापस आ गए। यहाँ आकर उन्होंने चेन्नई में अपनी प्रैक्टिस खोली और स्किल तो वो थे ही, इसलिए उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लगी। जल्द ही उनके पास पेशेंट्स की भीड़ लगने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनको अपनी प्रैक्टिस को एक फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल में एक्सपांड करना होगा। पर अगेन एक प्रॉब्लम थी, ऐसा अभी तक किसी ने किया नहीं था।
उस 1970s के टाइम पर इंडिया में किसी ने भी एक फुल फ्लेजेड प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं डाला था। जो भी हॉस्पिटल्स थे वो या तो गवर्नमेंट के थे या मिशनरीज के, और उनमें भी बेसिक फैसिलिटीज ही अवेलेबल थी। इनफैक्ट जो हॉस्पिटल के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स थे उनको भी फॉरेन से मंगाने पर 100% से ज्यादा की ड्यूटी फी लग जाती थी। डॉक्टर प्रताप उस समय इतना बड़ा रिस्क लेने से पीछे हट गए और अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस ही करते रहे। हालांकि उनके मन में एंटरप्रेन्योरशिप की जो आग थी वो बुझी नहीं थी, बस उसमें थोड़ी राख पड़ गई थी। और ये आग कुछ सालों बाद उस दिन फिर से भड़क उठी जिस दिन एक पेशेंट को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि जब डॉक्टर प्रताप अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे तब कई पेशेंट्स बहुत सीरियस बीमारियों के साथ भी आते थे। अब उस वक्त चूंकि इंडिया में कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था तो मन मार के उन्हें फॉरेन ही भेजना पड़ता था। ऐसे ही एक पेशेंट को उन्होंने यूएस के लिए रेफर किया। मात्र 38 साल का था वो पेशेंट। अगर सही इलाज मिल जाती तो उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, पर उस पेशेंट की माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी और इसलिए वो यूएस नहीं जा पाया और यहीं उसने दम तोड़ दिया। ये लाचारी डॉक्टर प्रताप के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी, दोस्तों से उधार लिया, कुछ लोगों से कर्जा तक लिया और 1983 में इंडिया का पहला फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल ओपन किया। उनकी बेटी ने इसका नामकरण किया था ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग अपोलो के नाम पर, और इस तरह अपोलो हॉस्पिटल्स का जन्म हुआ। बाद में इसकी 70 और ब्रांचेस खुली और आज के डेट में अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप 62,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और 19,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है हर साल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसने इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खुलने की राह शुरू करी और आज करोड़ों भारतीयों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर अवेलेबल हो रहा है। इनफैक्ट अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता बल्कि फॉरेन कंट्रीज के लोग इंडिया आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि एक इंसान ने जिंदगी भर जम के मेहनत करी और लेवरेजेस को बहुत इफेक्टिवली यूज किया। ये तो थी वो बात कि अपनी डिग्री और प्रोफेशनल स्किल्स के साथ आप लेवरेज यूज करके सर्विस सेक्टर में कैसे बहुत ज्यादा अमीर बन सकते हो। अभी आगे हम इस बात का सॉल्यूशन देखेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या फिर जमा पूंजी नहीं है तो भी आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। पर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये एक हार्ट होता है कि आप सिर्फ जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। और इसका रीजन सिंपल है, जब तक आप दूसरों के अंडर जॉब कर रहे हो आपके पास कोई लेवरेज नहीं है और इसलिए लेवरेज को यूज करने का सबसे बेहतर तरीका है मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का। यहाँ डे 1 से लेवरेज यूज होता है और इस वजह से पैसा कमाने की एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज होती हैं। यहाँ पर इंसान लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं बनते हैं। अगर डिमांड बढ़ती है तो आप सप्लाई भी बढ़ा सकते हो, जितने चाहे उतने लोग लगा सकते हो, मशीनरीज यूज कर सकते हो। मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन का लेवरेज इस सेक्टर में यूज होता है और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसी वजह से अगर प्रॉफिट मार्जिन कम भी है तो भी आप प्रोडक्शन बढ़ा के अपना एक्चुअल प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से लेकर के स्टीव जॉब्स, जेनसन हुआंग और इलॉन मस्क तक हर वो बिजनेसमैन जिसकी मिसालें दी जाती हैं इसी लेवरेज की वजह से बिलियनर ट्रिलियनर बन पाया। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का लेवरेज लेकर भी बहुत से लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। नेटफ्लिक्स, उबर, जोमैटो, ब्लिंकिट, इवन माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूशन का लेवरेज यूज करके ही अपना एम्पायर खड़ा किया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बहुत बड़ा कैपिटल रखने वाले लोग ही इस सेक्टर में कुछ कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम पैसों से मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करी और आज अरबपति हैं। मुस्तफा नजर ने अपने कजन के साथ मिलकर सिर्फ 25,000 रुपए से इड ब्रांड की शुरुआत की थी, जिसका आइडिया था कि वो लोगों को हाई क्वालिटी रेडीमेड इडली डोसा बैटर बेचेंगे जिससे वर्किंग वुमेन्स को हेल्प मिलेगी। अपने यूनिक पैकेजिंग की वजह से उनको ब्रांड आइडेंटिटी मिली और फिर नए प्लांट्स डालकर उन्होंने मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन का लेवरेज लिया। इवेंचुअली उनको अजीम प्रेमजी जैसे बड़े दिग्गजों की पैकिंग मिली और उन्होंने अपना रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी रेडी कर लिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें सेटबैक्स का सामना नहीं करना पड़ा। एक बार उन्होंने एक किराना स्टोर में जो अपने बैटर पैकेट्स रखवाए थे वहां फ्रिज नहीं था। इस वजह से वो पैकेट्स ओवर फर्मेंट होकर बुरी तरह से फट गए। इससे किसी को चोट तो नहीं पहुंची पर उनके ब्रांड को काफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपनी पैकेजिंग, फर्मेंटेशन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को फिर से रिकैलिब्रेट किया ताकि आगे से ये गलती ना हो। इसी तरह एक बार उनको चेन्नई में भयंकर सेटबैक का सामना करना पड़ा था। वहां के लोकल सेलर्स अपने बनाए इडली डोसा बैटर 10 रुपए जैसे सस्ती कीमत पर बेच रहे थे। इड के लिए उनको कम्पीट करना पॉसिबल नहीं था। उन्होंने अपने चेन्नई ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लिया। पूरे 1 साल तक सब कुछ बंद करके वो लोग इस सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढते रहे, जो कि इवेंचुअली मिला पराठे के फॉर्म में। जी हाँ, उन्होंने इडली डोसा बैटर की जगह पर प्री मेड पराठे बेचने शुरू किए और इस बार उनका आइडिया चल निकला। आज इड की वैल्यूएशन 4,000 करोड़ से ज्यादा की है। कुछ इसी तरह की कहानी है सुहासिनी और आनंदिता संपत की। ये 2 बहनें एक बार योगा क्लास से निकल रही थी
तब उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना हेल्थ एंथुसियास्ट के लिए एक एनर्जी एंड प्रोटीन बार बनाया जाए। उन्होंने अपने किचन में ही पहला सैंपल रेडी किया और रिलेटिव्स में बांटा, जो कि सबको बहुत पसंद आया। इसके बाद उन्होंने मास प्रोडक्शन करना चालू किया और ब्रांड का नाम रखा योगा बार। कुछ सालों बाद जब वो ऑफलाइन सेल्स में प्लेची हिट कर गए, तब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लेवरेज को यूज करने के लिए ऑनलाइन सेल्स करनी शुरू करी। इसके बाद उनका रेवेन्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ता गया और अभी कुछ समय पहले आरटीसी ने योगा बार में 40% स्टेक खरीदा है 175 करोड़ की वैल्यूएशन पर। दोनों एग्जांपल्स तो फिर भी मिडिल क्लास लोगों के हैं जिन्होंने एटलीस्ट कुछ हजार से अपने बिजनेस की शुरुआत करी। वहीं एक अमेजिंग एग्जांपल ऐसा भी है जहां एक गांव के गरीब किसानों ने मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दम पे एक बहुत बड़ी कंपनी बना दी। वो कैसे पॉसिबल हुआ ये हम कुछ ही देर में देखेंगे, पर उसके पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक के डिस्कशन से निकली है वो ये है कि अगर सच में अमीर बनना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा, पर अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने के फंड्स नहीं है तो फिर यू कैन ऑप्ट फॉर सर्विस सेक्टर और फिर वहां से आप पर्सनल ब्रांड और इवेंचुअली एंटरप्राइज क्रिएशन का लेवरेज यूज करके अपनी अर्निंग्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट तो है, बट देन अगेन बिकमिंग फिल्थी रिच वाज नेवर गोइंग टू बी इजी। पर असली प्रॉब्लम तो तब आती है जब हमारे पास बिजनेस खोलने के लिए खानदानी पैसा भी नहीं है और हम कोई स्किल बेस्ड प्रोफेशन में भी नहीं है। हमने ऐसी डिग्री ली है जो कि हमारा एजुकेटेड होना तो दर्शाती है, पर हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं देती। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे देश के यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंसा हुआ है और ये पूरा वीडियो मेनली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। देखो, इस सिचुएशन में जब लोग फंसते हैं तो फिर वो ये देखते हैं कि कैसे यूट्यूब, इंस्टा पर उनसे कम पढ़े लिखे लोग फॉलोअर्स बढ़ाकर अमीर बने जा रहे हैं, घर खरीदे रहे हैं, फॉर्च्यूनर खरीद रहे हैं और उन्हें इतने मेहनत से कॉलेज जा जाकर डिग्री लेने के बावजूद एक छोटी सी नौकरी तक नसीब नहीं हो रही। उनके मन में भी इच्छा जागती है और वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं, वीडियोस डालने लग जाते हैं। शुरू में व्यूज नहीं आते हैं, फिर वो किसी यूट्यूब गुरु की बात सुनते हैं जो ये कहता है कि लगे रहो। 2-3 साल लगते हैं यूट्यूब में सक्सेसफुल होने में, वो लगे रहते हैं। इवेंचुअली 3-4 साल लगाने के बाद उनको समझ में आता है कि यूट्यूब या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तभी सर्वाइव किया जा सकता है जब आप लोगों को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे खुद के पास वैल्यू हो। पर हमारे पास वैल्यू आएगी कहां से? एक तरीका तो ये है कि आप अपने स्किल्स को ही शोकेस करो, जैसा भुवन बाम ने किया। उनकी कॉमिक स्किल्स लोगों को पसंद आई, वायरल हुए और आज उनकी वेब सीरीज हिट हो रही है। जैसा यश राज मुखाटे ने किया, उनकी वायरल रील्स लोगों को बहुत पसंद आई और उसके बाद उन्हें म्यूजिक डायरेक्शन का भी ब्रेक मिला। जैसा गजराज राव ने किया, टीवीएफ के वीडियोज में लोगों ने उन्हें पसंद किया और आज वो बॉलीवुड का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मेहनत नहीं करी। भुवन 17-18 साल की उम्र से होटलों में जाकर गाया करते थे। यश राज 8-9 सालों से म्यूजिक डायरेक्टर थे। गजराज राव 1994 से एक्टिंग कर रहे थे। पर इन सब की किस्मत बदली सोशल मीडिया के डिस्ट्रीब्यूशन के लेवरेज ने। अगर वो लेवरेज नहीं होता तो आज शायद इतने फेमस नहीं होते। अब आप यहाँ ये बोल सकते हो कि बहुत सोचने के बाद भी मुझे वो स्किल समझ नहीं आ रही जिसको यूटिलाइज करके हम अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं और करोड़ों अर्न कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने अंदर दोबारा से झांको और इस बार ये मत ढूंढो कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, बल्कि ये ढूंढो कि आपके क्या इंटरेस्ट्स हैं। बस उन्हीं पर मेहनत करते जाओ। आज की डेट में यूट्यूब पर क्वांटम मैकेनिक्स, एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग से लेकर के पार्टी में बलून कैसे फुलाना है, पुराने कपड़ों से बैग कैसे बनाना है तक हर चीज के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। जरूरत है तो बस सीखने को समय देने की। आपको किशन बगाई की कहानी याद होगी। आसाम के उस बच्चे ने यूट्यूब से कोडिंग सीख कर 416 करोड़ रुपए का ऐप बना दिया। इसी तरह एक और एंटरप्रेन्योर है दिव्यांग तुरखिया। इन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू कोडिंग सीखनी शुरू कर दी थी और 14 साल की उम्र में ये कई लार्ज बिजनेसेस के लिए इंटरनेट काउंसलिंग किया करते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करी, डायरेक्टली, जो कि वेब होस्टिंग का काम करती है। बिग रॉक का नाम आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं के अंडर आता है। 2010 में इन्होंने media.net की शुरुआत करी, जिसे 2016 में एक चाइनीज फर्म ने एक्वायर किया पूरे $900 मिलियन में, जो कि उस टाइम की पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेक डील थी। और इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? कोडिंग से, जो उन्होंने खुद से एफर्ट्स कर करके ऑनलाइन रिसोर्सेज के थ्रू सीखी थी। जो भी फील्ड आपको पसंद है उसके बारे में वीडियोस देखो, एक देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, देखते जाओ। हर एक में कुछ न कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। जब देख कर थक गए तो बुक्स मंगा लो, कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो, अपने नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो, उन स्किल्स को खुद प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम्स आई उनको सॉल्व करो, एक्सपर्ट्स की मदद ले लो, यूट्यूब से देख लो, ChatGPT या फिर डीप सीक से पूछ लो। इवेंचुअली यू विल गेन इनफ स्पेसिफिक नॉलेज टू बिकम ए मास्टर इन दैट फील्ड। फिर चाहो तो आप उन स्किल्स का यूज करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग
डिजाइनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कोडिंग, साउंड डिजाइनिंग, म्यूजिक कंपोजिंग और भी बहुत कुछ। या फिर आपने जो सीखने में महीनों लगाए हैं अगले इंसान को कुछ घंटों में सिखा सकते हो कोर्स के फॉर्म में। ये जो रास्ता है ये एक मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे सही रास्ता है। इसमें एंट्री बैरियर नहीं है, फंड्स नहीं चाहिए, इंटरनेट का लेवरेज भी है। अलक पांडे भी इसी का एग्जांपल है। जीरो से स्टार्ट करके वो इतनी बड़ी यूनिकॉर्न के मालिक बन गए सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग और इंटरनेट के लेवरेज का यूज करके। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी KGF 2। वो एक मैसिव बजट की मूवी थी और उसको एडिटिंग करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक 19 साल के लड़के को दी गई थी जिसे मूवी एडिटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। हुआ यूं कि उज्जवल कुलकर्णी नाम का एक लड़का था, उसे एडिटिंग करने का बड़ा शौक था। यूट्यूब में अक्सर वो अपने बनाए ट्रेलर कट्स डाला करता था और उनको बनाना भी उसने यूट्यूब से ही सीखा था। जब ऐसा ही एक कट उसने KGF मूवी का डाला तो वो बड़ा वायरल हो गया। प्रशांत नील जो KGF के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी उसे देखा और इतना पसंद किया कि उन्होंने अपने सेकंड पार्ट की पूरी एडिटिंग उसे सौंप दी। ऐसे जाने कितने मेहनती लोग हैं जो हिंदुस्तान के छोटे शहरों की तंग गलियों में रहकर भी अपना टैलेंट सोशल मीडिया के दम पर पूरी दुनिया को शोकेस कर रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। अब यहाँ इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हमें से कई लोग हैं जो पहले ही किसी प्रोफेशन में फंसे हुए हैं और इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि स्विच तो बिल्कुल नहीं कर सकते। घर की जिम्मेदारियां अलग से हैं, EMI चल रही है, पेचेक टू पेचेक काम हो रहा है। ऐसे में किसी और प्रोफेशन में स्विच करने या फिर मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का सोच भी नहीं सकते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए एक ही रास्ता बचता है डिस्ट्रीब्यूशन के लेवरेज को यूटिलाइज करने का। आज की डेट में आपके पॉकेट में ही इतना बड़ा लेवरेज मौजूद है कि इसे यूज करके आप इजीली अपने जॉब के साथ साथ ही सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो। कई केसेस में तो ये लिफाफा लेडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस सेकंड सोर्स की अर्निंग फर्स्ट को सरपास कर जाती है। अगर आपके पास टाइम क्रंच ज्यादा है, YT में लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकते, शॉर्ट्स बनाइए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो सबसे इजी तरीका है ट्वीट्स कीजिए। एंड बाय दिस आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको डांस वाले रील्स बनाने हैं या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनना है। आपको प्रोवाइड करनी है वैल्यू, और वो कहाँ से आएगी? आपके प्राइमरी प्रोफेशन से। आप जिस भी प्रोफेशन में जॉब कर रहे हो उसी को यूटिलाइज करो। गौरव तनेजा जो कि इंडिया के फर्स्ट जनरेशन यूट्यूबर्स में से एक हैं, उन्होंने IIT से पढ़ाई करी थी। शुरू में वो इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली अपने वीडियोस में बताते भी थे और लोग उनके वीडियोस देखते भी इसलिए थे क्योंकि एक IITian कह रहा है तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। TVF की USP ये थी कि वो IIT ग्रेजुएट्स लोगों ने मिलकर बनाया है। मार्क रोबर जो कि अपने हर वीडियो में 30 से 40 मिलियन व्यूज पुल अप करते हैं, वो खुद पहले नासा में साइंटिस्ट थे। उनकी USP ये है कि वो बहुत अम्यूजिंग साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को इंटरेस्टिंग कहानी के साथ प्रेजेंट करते हैं। देखिए, जब भी कोई बंदा दो प्रोफेशंस को कंबाइन करता है तब वो लेजेंडरी बन जाता है। जब एक टेक एंथुसियास्ट एंटरप्रेन्योरशिप में उतरता है तो वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन जाता है। जब एक रेसलर एथलीट इन्फ्लुएंसर बनता है तब PM तक उसे मिलने बुलाते हैं। जब एक डॉक्टर कंटेंट क्रिएटर बन जाता है तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। आप भी अपने करियर को किसी और एक्सपर्टाइज के साथ अलाइन करोगे तो इररिप्लेसेबल बन जाओगे। अब एक आखिरी पर सबसे ज्यादा जरूरी बात रह गई है, जिसे समझने के लिए हमें उन गरीब किसानों की सच्चाई जाननी पड़ेगी जिन्होंने लेवरेज के दम पर पूरे 80,000 करोड़ का बिजनेस बना दिया। आज से करीब 80 साल पहले गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था कायरा, जहाँ एक छोटा सा शहर था आनंद। इस आनंद शहर के आसपास जो किसान थे वो दुगने मेहनती थे। वो खेती के साथ साथ दूध का धंधा भी करते थे, पर इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वजह थे दूध के दलाल। जी हाँ, दूध यानी कि मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, इसलिए किसान इसे ज्यादा देर तक अपने पास रख नहीं सकते थे और जो भी कीमत ये दलाल उन्हें देते थे उसी में उन्हें फौरन बेचना पड़ता था। दलाल इसी बात का फायदा उठाकर किसानों से औने पौने दाम में दूध खरीदते और महंगी कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाते। अब किसानों के इस दुख को दुगना करने के लिए एंट्री हुई पॉल्सन कंपनी की। ये उस ब्रिटिश जमाने के इंडिया की सबसे बड़ी बटर बनाने वाली कंपनी थी। हुआ कुछ यूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1945 में बॉम्बे मिल्क स्कीम की शुरुआत करी, जिसके तहत बॉम्बे में आनंद से मिल्क ट्रांसपोर्ट करके बेचा जाना था और इसका ठेका दिया गया पॉल्सन कंपनी को। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें गवर्नमेंट और पॉल्सन कंपनी से लेकर दलालों तक हर कोई प्रॉफिटेबल था, किसानों को छोड़कर। उनको अभी भी बहुत कम कीमत दी जा रही थी। चारे और दूसरे खर्चे काटकर बड़ी मुश्किल से एक छोटी रकम बचती थी जो कि एक दिहाड़ी मजदूरी कमाई से भी कम थी। अब ऐसे में एक इंटेलिजेंट और ब्रेव किसान सामने आते हैं, त्रिभुवन दास पटेल। वो सारे किसानों को इकट्ठा करके सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने चाहते हैं, जो कि इस वक्त देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जोर शोर से लड़ाई कर रहे थे। वो जब अंग्रेजों की बनाई इस बॉम्बे मिल्क स्कीम से हो रहे किसानों के एक्सप्लॉयटेशन को देखते हैं, उनका पारा चढ़ जाता है। वो तुरंत किसानों को सलाह देते हैं कि आप लोग सब मिलकर अपनी खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ और पॉल्सन और उसके दलालों को कम कीमत पर एक बूंद भी दूध मत दो। और किसानों ने ऐसा ही किया भी। शुरू में तो उन्हें डराया धमकाया गया, पर बाद में आखिरकार उनकी बातें मान ली गई और इस तरह 14 दिसंबर 1946 को कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का जन्म हुआ। ये कॉर्पोरेशन जो 250 लीटर दूध से स्टार्ट हुआ था, 2 सालों में ही 5000 लीटर पर डे से ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने लगा। और 1950 में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक 29 साल का बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर जुड़ गया। उस वक्त किसी को ये बात पता नहीं थी, पर ये लड़का आगे चलकर पूरे देश में क्रांति लाने वाला था, श्वेत क्रांति।
हुआ कुछ यूं कि वर्गीस कुरियन नाम का एक होनहार स्टूडेंट 1940 में मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है। इसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यू देने पहुंचता है। वहां उससे पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। इसका जवाब देने पर उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है डेयरी इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए। अब इसे किस्मत ही कहा जाएगा क्योंकि उस वक्त की आखिरी स्कॉलरशिप बची थी। इसके बाद वो यूएसए में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला जाता है, पर वहां उसने थोड़ी चीटिंग करी और डेयरी इंजीनियरिंग की जगह मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने लगा क्योंकि उसका इन्हीं सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। पर किस्मत ने तो उसे डेयरी इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने के लिए चुना था। जब वो वापस इंडिया आता है तो गवर्नमेंट उन्हें आनंद शहर में डेयरी डिवीजन का ऑफिसर बना के भेज देती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी हायर स्टडीज फंड की थी, इसलिए उन्हें बॉन्ड के तहत इस पोस्टिंग में जाना पड़ता है। वहां वो चले तो जाता है ये सोचकर कि जल्दी से इस बॉन्ड को खत्म करके वापस बॉम्बे आ जाएगा, पर वहां किस्मत से उसकी मुलाकात होती है त्रिभुवन दास पटेल से, जिनकी कायरा कोऑपरेटिव यूनियन का ऑफिस भी उसके बिल्डिंग में ही था। वो उनके किसानों के लिए किए जा रहे काम से बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं। उनकी दोस्ती काफी बढ़ जाती है और बाद में जब बॉन्ड खत्म होने का समय आता है तो त्रिभुवन दास पटेल उनसे रुक जाने का रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे डॉक्टर कुरियन मान लेते हैं। डॉक्टर कुरियन ने देखा कि पुरानी मशीनें बार बार खराब हो जा रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अफेक्ट हो रहा था और साथ ही प्रॉफिट्स बनाने के लिए भी और ज्यादा कैपेसिटी के प्लांट की नीड थी। इसलिए वो लोग 50 लाख रुपए, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी, खर्च करके लार्सन एंड टूब्रो का एक नया प्लांट खरीद लेते हैं। मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन का लेवरेज अपना काम करता है और उनका प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाता है, इतना कि अब सारी कोशिशों के बाद भी दूध बचने लग जाता है, स्पेशली विंटर्स में जब प्रोडक्शन और भी ज्यादा होता है। अब इस एक्स्ट्रा दूध के डिस्ट्रीब्यूशन की जो समस्या थी उसे समाधान करने के लिए डॉक्टर कुरियन अपने दोस्त को लेकर आते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर हरिचंद टलायन। वो भैंस के दूध को मिल्क पाउडर बनाने की टेक्निक इजाद करते हैं, जिसकी वजह से अब बचे हुए दूध को भी इजीली मिल्क पाउडर बनाना पॉसिबल हो जाता है। कायरा सोसाइटी इस प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड आइडेंटिटी ढूंढती है और यहाँ जन्म लेता है अमूल, जो कि संस्कृत शब्द अमूल्य से बना था, जिसका मतलब होता है प्राइसलेस। साथ ही ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का शॉर्ट फॉर्म भी होता है। डॉक्टर कुरियन इसे दूसरे स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट कराने लगते हैं और धीरे धीरे ये अमूल मिल्क पाउडर पूरे इंडिया में फेमस हो जाता है। बाद में वो लोग अमूल बटर भी बनाने लग जाते हैं और उसके लिए एक मैस्कट बनवाते हैं, अमूल बटर गर्ल। आपने उसकी एक्सट्रीमली फेमस बिलबोर्ड टॉपिकल एड्स जरूर देखी होंगी। अमूल बटर इतना फेमस होने लगता है कि पॉलसन, जिसके दलालों के द्वारा किसानों को एक्सप्लॉइट करने की वजह से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, उसे खुद बटर प्रोडक्शन और इनफैक्ट पूरे डेयरी सेक्टर को ही छोड़ना पड़ जाता है। इसके बाद अमूल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और इंडिया का सबसे बड़ा फूड ब्रांड बन जाता है। इतना होने के बाद भी डॉक्टर कुरियन के वैल्यूज की इंटीग्रिटी देखिए, तो उन्होंने कभी अमूल को स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्ट होने दिया ताकि कोई बाहर इन्फ्लुएंस ना रहे और वो किसान जिनकी वजह से ये शुरू हुआ था उन्हें इसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता रहे, और ऐसा ही हो भी रहा है। आज भी अमूल के नेट प्रॉफिट्स का 80 to 90% हिस्सा किसानों के हाथ नहीं जाता है। नया प्लांट बना करके मैकेनिकल मल्टीप्लिकेशन, पाउडर बनाने की शुरुआत करके डिस्ट्रीब्यूशन और अमूल की ग्राउंड ब्रेकिंग एड्स के थ्रू ब्रांडिंग, डॉक्टर कुरियन ने बिजनेस के हर लेवरेज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूज किया और इसी वजह से अमूल आज 80,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करती है हर साल। अलक पांडे सिर्फ 12th पास हैं, जिन्होंने सिर्फ लेवरेज के दम पर $2.8 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। डॉक्टर कुरियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना चाहते थे और त्रिभुवन दास पटेल एक आम किसान थे। उन्होंने लेवरेज के दम पर $3.3 बिलियन की कंपनी बना दी। डॉक्टर प्रताप एक कार्डियोलॉजिस्ट थे और लेवरेज के यूज करके उन्होंने 96,000 करोड़ वर्थ के हॉस्पिटल्स बना दिए। इन सब लोगों ने कभी अपने प्रोफेशन या फिर अपने हालातों को अपने एम्बिशन के रास्ते में नहीं आने दिया और लेवरेज और स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर अपने साथ साथ इंडिया और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की तस्वीर बदल के रख दी। आपको इन एग्जांपल से इस वीडियो का सार समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट प्रोफेशन ढूंढने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन में परफेक्ट लेवरेज ढूंढना और उसको परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज करना, क्योंकि एट द एंड आपका प्रोफेशन पैसे अर्न नहीं करता, आप करते हो। गाइस, मिडिल क्लास टू मिलियनर सीरीज का ये तीसरा और आखिरी वीडियो था, जो कि आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आगे अब बिजनेस सीरीज की वीडियोस आएंगी कि कैसे एक आम मिडिल क्लास इंडियन $1 बिलियन बिजनेसेस क्रिएट कर सकता है। तो उनके रिलीज का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज टू सब्सक्राइब, और अगर आपने इस सीरीज के पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इट विल बी वर्थ योर टाइम। और आपके 2 गिफ्ट्स, इस वीडियो का समरी पोस्टर और स्क्रिप्ट, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताना, इंतजार रहेगा। थैंक यू।